हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च द एम्फेसिस इज लेड ऑन नेचुरलिस्टिक सेटिंग एंड द मीनिंग गिविंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस शोध में प्रकृतिवादी सेटिंग्स और अर्थ देने वाली प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एथनोग्राफिक रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 केस स्टडी मेथड, ऑप्शन नंबर 3 एक्सपोज फैक्टर मेथड या फिर ऑप्शन नंबर 4 एक्सपेरिमेंटल मेथड। गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सभी ऑप्शंस की मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एथनोग्राफिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पे किसी कल्चर की स्टडी की जाती है। इसका मतलब ये है किसी कल्चर के अंदर रहने वाले लोगों की जब स्टडी की जाती है तो उसके लिए हम लोग एथनोग्राफिक रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारा होता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में रिसर्चर के पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम पे वो इन डेप्थ स्टडी करके किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचता है और उस प्रॉब्लम पर अपनी राय या सजेशन देता है। एक हमारी रिसर्च होती है एक्सपोज फैक्टो मेथड। एक्सपोज फैक्टो मेथड को हम लोग कंपैरेटिव रिसर्च, पोस्टमार्टम स्टडी या फिर आफ्टर द फैक्ट स्टडी भी कहते हैं। जब हम पास्ट की स्टडी करके उसका क्या इम्पैक्ट प्रेजेंट पे पड़ रहा है इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक्सपोज फैक्टो मेथड का यूज़ करते हैं। और गैस, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपोज फैक्टो मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। एक हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि नेचुरलिस्टिक सेटिंग कहाँ पे होती है, तो नेचुरलिस्टिक सेटिंग हमारी केस स्टडी मेथड के अंदर होती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिसर्च डिजाइन दैट नीड टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस इज क्लासिफाइड एज। एक सतत आधार पर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए आवश्यक अनुसंधान डिजाइन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 प्री एंड पोस्ट स्टडी डिजाइन या फिर ऑप्शन नंबर 4 डबल कंट्रोल स्टडी डिजाइन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एक सतत आधार पर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। गाइस, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, एक हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और एक हमारा होता है मल्टी क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। मल्टी क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन को ही हम लोग कोहर्ट स्टडी भी बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के भी दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है पैनल स्टडी और एक होता है हमारा ट्रेंड स्टडी। तो आइए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है और क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है। Longitudinal study is a research design that involves repeated observation of the same variable over short or long period of टाइम। गाइज, जब हम एक सेट ऑफ डेटा को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं या अलग अलग समय पे किसी एक ग्रुप को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जब अलग अलग डेटा को एक ही समय पे स्टडी किया जाता है तो उसे हम लोग क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिगम द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। प्रतियोगियों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किस अनुसंधान प्रतिमान में वास्तविकता की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 एथनोग्राफिक रिसर्च या फिर ऑप्शन नंबर 4 सर्वे रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एथनोग्राफिक रिसर्च। प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य में एथनोग्राफिक रिसर्च को अनुसंधान की वास्तविकता की व्याख्या करने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो आइए गाइस हम लोग अपने अदर ऑप्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को हम लोग कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, पोस्टमार्टम स्टडी, आफ्टर द फैक्ट स्टडी भी बोलते हैं। जब हम पास्ट की स्टडी करके उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रेजेंट पे, इसको जानने के लिए हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का यूज़ करते हैं। और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में बिब्लियोग्राफी क्यों दी जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। ऑप्शन नंबर 2, मेक द रिपोर्ट ऑथेंटिक। ऑप्शन नंबर 3, शोज द वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्च। या फिर ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। आगे के शोध में रुचि रखने वालों और दूसरे कोण से समस्या को समझने के लिए बिब्लियोग्राफी का यूज़ किया जाता है। तो गाइस आइए हम लोग बिब्लियोग्राफी का मतलब समझ लेते हैं। अ बिब्लियोग्राफी इंक्लूड्स ऑल सोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड टू जनरेट आइडिया बट यू हैव नॉट रिफर टू डायरेक्टली इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। एक ग्रंथ सूची में या एक बिब्लियोग्राफी में ऐसे स्रोत शामिल किए जाते हैं जिनका उपयोग आपने विचार उत्पन्न करने के लिए तो किया था, लेकिन आपने सीधे दस्तावेज में उसे संदर्भित या साइट नहीं किया था, तो उसे हम लोग बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वे स्टडी एम्स एट। सर्वे स्टडी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, knowing fact about the existing situation, B, comparing the present status with the standard norms, C, criticizing the existing situation, या फिर D, identifying the means of improving the existing situation। गाइस जो हमारा सर्वे होता है वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को जानने के लिए, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को क्रिटिसाइज करने के लिए और एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ए, बी, सी, डी तीनों ही हमारे सर्वे स्टडी के उद्देश्य होते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम। रिसर्च वर्ड कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रेंच वर्ड। ऑप्शन नंबर 2, स्पेनिश वर्ड। ऑप्शन नंबर 3, लैटिन वर्ड। या फिर ऑप्शन नंबर 4, ग्रीक वर्ड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स फ्रेंच वर्ड। हमारा जो रिसर्च वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम मिडिल फ्रेंच रिसर्चे विच मीन्स टू गो अबाउट सीकिंग। जो हमारा रिसर्च वर्ड है वो हमारा फ्रेंच वर्ड रिसर्चे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग। रिसर्च इज क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। अनुसंधान ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया गया रचनात्मक और व्यवस्थित कार्य होता है, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी एंड द यूज ऑफ स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय द। क्वालिटी ऑफ रिसर्च को किससे जज किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर। ऑप्शन नंबर 2, डेप्थ ऑफ द रिसर्चर। ऑप्शन नंबर 3, मेथोडोलॉजी फॉलोड इन कंडक्टिंग द रिसर्च। या फिर ऑप्शन नंबर 4, रेलिवेंस ऑफ द रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स रेलिवेंस ऑफ द रिसर्च। रेलिवेंस ऑफ द रिसर्च के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। अगर आपकी जो रिसर्च है वो ज़्यादा रिलायबल है या फिर ज़्यादा रेलिवेंट है तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च होगी वो बेटर होगी, और अगर आपकी रिसर्च की रेलिवेंसी कम है तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च होगी वो लो होगी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ। स्नोबॉल सैम्पलिंग किसका टाइप है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर 2, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर 3, अदर सैम्पलिंग टेक्निक। या फिर ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
गाइस हमारे पास दो तरह के सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, एक हमारा होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक हमारा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चौथा है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग, पांचवा है हमारा एरिया सैम्पलिंग और लास्ट में हमारा आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग, दूसरा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, तीसरा है हमारा कोटा सैम्पलिंग, चौथा है हमारा पैनल सैम्पलिंग और लास्ट में हमारा आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। और ये क्वेश्चन हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग से रिलेटेड था, जो कि हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग से रिलेटेड होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रीजनिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देन डेवलप अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम इट इज नोन एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन नंबर 2 इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन नंबर 3 कॉमन सेंस रीजनिंग या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इंडक्टिव रीजनिंग। तो गाइस आइए हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव रीजनिंग को तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई नई थ्योरी जनरेट करनी हो या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड हमको हाइपोथेसिस जनरेट करनी हो। इसको हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच भी बोलते हैं और इसको हम लोग बॉटम टू अप अप्रोच भी बोलते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और एक हमारी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करना हो कि वो थ्योरी सही है या नहीं, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग का हम लोग तब भी यूज़ करते हैं जब हमने जो हाइपोथेसिस जनरेट की थी इंडक्टिव रीजनिंग में, उसकी जब टेस्टिंग करनी हो कि वो हाइपोथेसिस क्या सही है या नहीं, तो हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग को हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अप्लाइज द थ्योरी और मॉडल डेवलपमेंट थ्रू द फंडामेंटल रिसर्च टू द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्शन रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 एजुकेशनल रिसर्च या फिर ऑप्शन नंबर 4 बेसिक रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च के द्वारा बनाई गई थ्योरी को हम लोग अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्लाइड रिसर्च। तो गाइस आइए हम लोग बेसिक रिसर्च क्या होती है उसको जान लेते हैं, एक्शन रिसर्च क्या होती है और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेसिक रिसर्च क्या होती है। बेसिक रिसर्च को हम लोग फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। जो हमारी बेसिक रिसर्च होती है उसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग नॉलेज में कोई न्यू नॉलेज ऐड करनी हो या फिर कोई नई नॉलेज जनरेट करनी हो, तो उसके लिए हम लोग बेसिक रिसर्च का यूज़ करते हैं। बेसिक रिसर्च डील विद जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारी बेसिक रिसर्च होती है वो जनरलाइजेशन से डील करती है और साथ ही साथ जब हमें थ्योरी की फॉर्मुलेशन करना हो या थ्योरी जनरेट करनी हो तो उसके लिए भी हम लोग बेसिक रिसर्च का यूज़ करते हैं। और एक होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। जब हम बेसिक रिसर्च से कोई थ्योरी डेवलप करते हैं और उसकी जब रियल लाइफ में एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारी होती है एक्शन रिसर्च। जब हमें इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ होगा। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।